हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए आपके डेली करंट अफेयर्स और पीआईबी की क्लास शुरू करते हैं। पहली न्यूज़ है एनएससी तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लॉन्चेस इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स अप्रूव्ड बाय सेबी। और ये एक नया बहुत इजी तरीका है जिससे इन्वेस्ट में आप भी कोई भी गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकता है। चलिए इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट समझते हैं पहले क्या है। एक तरह से मानो फिजिकल गोल्ड की बजाय ना आपको डिजिटल रिसीट मिल गया कि आपके पास वो गोल्ड है। ये आपका डिजिटली ओन्ड रहेगा। और आपको क्या है, देखो फिजिकल गोल्ड को ना संभालना पड़ता है, लॉकर में रखते हैं, घर में छुपा के रखते हैं ना, क्योंकि गोल्ड इतना महंगा हो रहा है। तो उसकी बजाय आप डिजिटल फॉर्म में आपको डीमेटेरियलाइज फॉर्म में रिसीट मिल जाएगी कि हाँ इतना फिजिकल गोल्ड के अगेंस्ट आपने ये रिसीट ली है। और उसकी फिजिकल गोल्ड से ही पैकिंग रहेगी, ठीक है। और वो जो गोल्ड है वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड वॉल्ट्स में सेफ रहेगा। देन इस पे टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा एजीआरस पर। तो जीएसटी कोई नहीं देना है। बट एक बात याद रखनी है कि अगर आप मानिए डिजिटल गोल्ड को कभी भी फिजिकल गोल्ड में कन्वर्ट कराओगे डिजिटल यूनिट्स को तो जीएसटी देना पड़ेगा। लेकिन अगर इन्हीं रिसीट्स को बेचते हो, खरीदते हो, कुछ भी करते हो तो जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। और कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है, बड़े से बड़े बिजनेसेस, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जिनको बड़ी बड़ी अमाउंट में करना है, बल्कि और छोटे इन्वेस्टर्स भी। देखो वैसे भी हमें पता है कि सेबी आरबीआई स्टेप्स ले रहे हैं जिससे रिटेल इन्वेस्टर्स भी जिनको छोटी अमाउंट में इन्वेस्ट करना है वो भी आ सके। और सेम उन्होंने इसमें भी किया है कि ईजीआरस में आपके और मेरे जैसे लोग छोटे छोटे अमाउंट्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब देखिए क्यों ऐसा इन्होंने एक बनाया है पोर्टल, क्यों ये आपके रिसीट्स बनाए हैं और सेबी ने भी इसे अप्रूव किया है। सो बेटर प्राइस डिस्कवरी, इससे क्या होगा कि आपका गोल्ड का ना एक तरह से एक प्राइस सेट हो जाएगा पूरी मार्केट में आपकी। नहीं तो हमें पता है कि हर स्टेट में खोल के देखो ना नेट पे अलग अलग प्राइस दिखाता है। इसके साथ साथ सेफ्टी, आपको थेफ्ट की टेंशन नहीं है, चोरी होने की नहीं है, क्योंकि सब डिजिटल फॉर्म में है। देन मॉडर्न वे है देखो इन्वेस्टिंग का, हम लोग जैसे स्टॉक्स खरीदते हैं वैसे ही गोल्ड खरीदेंगे। चलिए एनएससी के बारे में जान लेते हैं। एनएससी इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग स्टॉक एक्सचेंजेस है। एनएससी और बीएससी ही है सबसे बड़ी और लार्जेस्ट भी है, वन ऑफ द लार्जेस्ट इन दी वर्ल्ड। मुंबई में हेडक्वार्टर्ड है ये। और ये इंडिया की फर्स्ट एक्सचेंज है जो फुली ऑटोमेटेड हुई थी, जिन्होंने अपना पूरा सिस्टम बिल्कुल ऑटोमेटिक कर दिया था। इनका की इंडेक्स है निफ्टी 50, जो कि ट्रैक करता है 50 जो लार्जेस्ट कंपनीज है ना इंडिया की बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है जो उस टाइम पे मार्केट प्राइस चल रहा है उनके शेयर का मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स। नेक्स्ट है सेबी प्रपोजेस एक्सपैंडिंग ओबीपीपी स्कोप टू इंक्लूड गिफ्ट सिटी प्रोडक्ट्स एंड टैक्स सेविंग बॉन्ड्स। तो सेबी ने ना एक कंसल्टेशन पेपर निकाला है, उस पर उन्होंने प्रपोजल दिया है, ठीक है। अभी ये प्रपोजल है कि ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर्स होते हैं। तो देखो आपको ना बॉन्ड्स अगर खरीदने हैं, बॉन्ड्स के दो तरीके होते हैं, या तो ऑनलाइन वे में खरीदो या फिर आप किस तरह खरीदते हो, आपको स्टॉक ब्रोकर्स के थ्रू खरीदते हो। तो बॉन्ड्स क्या होती है, हमें पता है डेट सिक्योरिटीज होती है आपके, क्या कहते हैं, इस पर आपको फिक्स्ड एक इंटरेस्ट रेट मिलता है और मैच्योरिटी के बाद पैसा मिल जाता है। सो उन्होंने कहा है कि जो ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर्स हैं ना, उनको जो आपके गिफ्ट सिटी में प्रोडक्ट्स हैं ना, जिससे इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी रेगुलेट करती है, वो बेच सकें। ऐसा हमें लाना चाहिए कि उसके प्रोडक्ट्स उन्हें भी बेचने के लिए अवेलेबल हो। तो ये प्रपोजल वो लाए हैं। एस्पेक्ट्स देख लेते हैं उनके प्रपोजल के क्या हैं। एक्सेस टू गिफ्ट सिटी और आईएफएससीए प्रोडक्ट्स। तो वही जो मैंने आपको ऊपर कहा कि जो भी डेट सिक्योरिटीज गिफ्ट सिटी में आईएफएससी में आपके दी जाती हैं वो आपके ओबीपीपीज भी बेच सकें। क्योंकि देखो अभी क्या है, जो ओबीपीपीज है ना वो सिर्फ आपके डोमेस्टिक एंटिटीज़ के जो है ना, जैसे कि सेबी, आरबीआई, पीएफआरडीए, आईआरडीए, इन ये जो भी रेगुलेट करते हैं ना जिनको भी, उनके ही प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं। जबकि जो स्टॉक ब्रोकर्स है ना वो आपके आईएफएससी वाले भी, देखो आईएफएससी ना बिल्कुल अलग एक तरह से रेगुलेटर है। आपकी जो गिफ्ट सिटी है ना वो इंटरनेशनल मानी जाती है, ठीक है। उसको हम लोग डोमेस्टिक एंटिटी नहीं इंटरनेशनल एंटिटी मानते हैं। तो इसलिए डोमेस्टिक एंटिटीज़ का तो सबका ये कर सकते हैं ओबीपीपी, लेकिन आपके आईएफएससी वाले गिफ्ट सिटी का अलाउड उनको नहीं है। तो अब क्या है, उन्होंने कहा है कि ओबीपीपीज़ को आपको ऑपरेट करने देना चाहिए गिफ्ट आईएफएससी में भी, और उनको सेम फ्रेमवर्क जो सेबी रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर्स पे अप्लाई होता है वो उन पे भी अप्लाई होगा। उनको फेमा के रूल्स मानने पड़ेंगे, सब कुछ मानना पड़ेगा। देन 54 ईसी टैक्स सेविंग बॉन्ड्स। तो प्रपोजल में ये भी कहा गया है कि ओबीपीपीज़ को टैक्स सेविंग बॉन्ड्स भी इशू करने देने चाहिए अंडर सेक्शन 54 ईसी ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। देखो इससे क्या होगा, कवरेज बढ़ जाएगी, क्योंकि हर कोई स्टॉक ब्रोकर्स के थ्रू बॉन्ड्स नहीं जाके खरीद सकता। और देखो सेबी ने कहा है कि ऑब्वियसली अगर ये इशू करने देंगे तो कंप्लाई तो उन्हें हर चीज़ से करना पड़ेगा, कंपनी सेक्रेटरी भी अपॉइंट करने पड़ेंगे, जो जो रूल्स है उससे तो उनको करना पड़ेगा। चलिए अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है,
वही डीपनिंग बॉन्ड मार्केट्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी बॉन्ड्स अवेलेबल होगा, रिटेल आपके और मेरे जैसे लोग खरीद सकेंगे। और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, क्योंकि आपके OBPPs के जो ऑपरेशंस हैं वो बेटर हो जाएंगे, इन्वेस्टमेंट एक्सेस सबको मिल जाएगी। एंड इसके साथ साथ आपके जो डोमेस्टिक OBPPs हैं उनको ग्लोबल फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल हो जाएंगे, क्योंकि गिफ्ट सिटी में आपको पता है ना, अभी हमने किया था, अबू धाबी से भी आई हैं। तो आपके डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के आके कोई भी इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स, किसी भी तरह के फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स वहाँ पर लगा सकते हैं अपना यूनिट, और उसके बाद वो अपने बॉन्ड्स इशू करेंगे। तो हम ये चाहते हैं कि OBPPs किसी फॉरेन एंटिटी के बॉन्ड्स भी इशू कर सके, आप बेच सके अपने प्लेटफॉर्म पे। नेक्स्ट है समर्थ पंचायत पोर्टल टू रीच मोर स्टेट्स। सो समर्थ पंचायत पोर्टल अब आपके आसम, यूपी और महाराष्ट्र तक भी गवर्नमेंट एक्सपैंड कर रही है। बेसिकली इसे मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज मैनेज करती है, और ये क्यों बनाया गया कि पंचायत ना आइडेंटिफाई कर सके, इंक्रीज़ कर सके अपने जो भी उनको इनकम होती है थ्रू टैक्सेस एंड फीस। देखो हमें पता है 3rd ईयर ऑफ गवर्नमेंट होते हैं पंचायत, इनका बहुत कम सोर्सेज हैं पैसे का, मेनली ग्रांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं। सब हमने आपकी ESI की क्लासेस में किया हुआ है। इसीलिए पोर्टल बना है कि कैसे वो अपने बढ़ा सकते हैं टैक्सेस को, अपनी इनकम को कैसे बढ़ा सकते हैं, जिससे वो गवर्नमेंट ग्रांट्स पे उनकी डिपेंडेंसी कम हो जाए। इसमें क्या है, इवन कि UPI पेमेंट्स भी अलाउड है इस पोर्टल के थ्रू। रेजिडेंट्स को अगर कुछ भी प्रॉपर्टी टैक्स कुछ भी पे करना है इन्हें, वो UPI के थ्रू पे कर सकते हैं इस पोर्टल पे। नेक्स्ट है विशाखापट्टनम टू हेडक्वार्टर इंडियाज न्यूएस्ट साउथ कोस्ट रेलवे जोन। तो ये 18th न्यू जोन आपकी कंट्री की रेलवे जोन क्रिएट हुई है। जोन जो है जून 1 2026 से ऑपरेशन स्टार्ट करेगी। और यहाँ याद रखिए जो यूनियन मिनिस्टर फॉर रेलवेज हैं वो आपके श्री अश्विनी वैष्णो जी हैं। नेक्स्ट है यूनियन मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन श्री ज्योतिरादित्य M सिंधिया जी इनॉग्रेट्स 100th एनजेन पोस्ट ऑफिस एट नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी शिलोंग। तो देखिए ये आपका 100th हो चुका है। फर्स्ट इसका आपका IIT हौस खास में हुआ था। बेसिकली देखो जो हमें पता है कि न्यू जनरेशन है उनके लिए पोस्ट ऑफिस बनाए जा रहे हैं, बिल्कुल न्यू अमेनिटी सब कुछ लगा के। और देखिए ये जो ये वाला है ना 100th वाला, ये और इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये ऑल विमेन लेड फैसिलिटी लॉन्च की गई है शिलोंग में। एंड ये जो है इसमें आपका सारा इंडिजिनस मटेरियल यूज़ किया है स्पेस में, तो इसकी वजह से भी ये प्रोजेक्ट ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड बहुत अच्छी एक लाइन कही है मिनिस्टर ने जो आपके हैं श्री ज्योतिरादित्य जी ने, कि ये जो पोस्ट ऑफिस हैं दे आर बाय द स्टूडेंट्स, ऑफ द स्टूडेंट्स एंड फॉर द स्टूडेंट्स। जो आपकी डेमोक्रेसी की भी हमें पता है डेफिनेशन होती है, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल। चलिए नेक्स्ट है इंडियाज़ फर्स्ट ओवरसीज शिपयार्ड मैज़गांव डॉक बाइज कंट्रोलिंग स्टेक इन कोलंबो डॉकयार्ड। तो ये पहली बार इंडिया में हुआ है। तो मैज़गांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने 51% स्टेक, तो 51% से क्या होता है, कंट्रोल आ जाता है उस एंटिटी के पास। किस में बाय किया है, कोलंबो डॉकयार्ड PLC जो श्रीलंका में लोकेटेड है। नेक्स्ट है श्री धर्मेंद्र प्रधान जी लॉन्च स्कूल मैनेजमेंट कमेटी गाइडलाइंस इन न्यू दिल्ली। देखो हमें पता है स्कूल्स को लेकर आजकल कितना आपका चल रहा है इश्यूज़, तो उसी की तरफ एक स्टेप लिया है कि एक मैनेजमेंट कमेटी एस्टैब्लिश करनी चाहिए स्कूल्स को, उसकी गाइडलाइंस उन्होंने दी है। तो ये आपकी ना नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में भी कहा गया था, और उसी को उसकी अब गाइडलाइंस लाई गई हैं जिससे प्रॉपरली हेल्प हो सके स्कूल्स को कि कैसे आपको ये बनानी है। और देखो ये कमेटी क्यों ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों की ना से पढ़ाई के अलावा उनका वेलफेयर, सेफ्टी सब देखना है, और ये कमेटी वो देखेगी। और इस कमेटी में आपके पेरेंट्स, गार्डियन सबका रोल आ जाता है, तो उन्हें पता है कि स्कूल में एक्चुअली हो क्या रहा है जहाँ उनके बच्चे पढ़ रहे हैं। फीचर्स क्या रहेंगे इस कमेटी के, एक सिंगल आपकी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी बनानी है जो आपके बाल वाटिका यानी कि बिल्कुल प्री नर्सरी से लेके ग्रेड 12 तक के बच्चों को देखेंगे। देन इसमें क्या है, जो चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन होंगे वो इलेक्टेड होंगे फ्रॉम अमंग द पेरेंट्स और गार्डियंस, और जो प्रिंसिपल और हेडमास्टर होंगे वो मेंबर सेक्रेटरी रहेंगे इस कमेटी के। एंड जो है आपका जो भी स्टूडेंट्स का साइज़ है ना स्कूल में, उसके हिसाब से इसका साइज़ रहेगा। तो स्कूल जिसमें 100 तक बच्चे हैं वहाँ 12 to 15 मेंबर्स की बननी है, और जिन स्कूल्स में 500 स्टूडेंट्स से ज़्यादा हैं तो वहाँ पर 20 to 25 मेंबर्स की कमेटी आपने बनानी है। 75% मेंबर्स कमेटी में पेरेंट्स या गार्डियंस ही होंगे। और ये बेसिकली आपकी कमेटी 3 ईयर स्कूल डेवलपमेंट प्लान्स बनाएगी, एनुअल ऑडिट किया करेगी, सोशल ऑडिट आपके स्कूल्स का। और क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इनको मिलेगी, सेफ्टी देखना है कि बच्चों पूरे सेफ़ हैं, कोई भी डिज़ास्टर आता है उस टाइम के आपका प्रिपेयर्ड प्लान होना चाहिए। देन डिजिटल ट्रांसपेरेंसी, डिजिटल गवर्नेंस और मॉनिटरिंग सिस्टम भी इस कमेटी के पास होंगे टू ट्रैक फंड्स एंड लर्निंग आउटकम्स। देन आपके इवन की CSR एक्टिविटीज़ के लिए भी जो रिसोर्सेज है ना वो भी ये कमेटी हैंडल करेगी, मतलब वाइडर रोल है इनका।
देन इंक्लूसिविटी, आपके चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स पर भी इन्हें ध्यान देना है। देन देखिए ये जो है आपका राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 है, उसके अंतर्गत आपकी SMCs जो थी ना, ये कमेटी तब भी एग्जिस्ट करती थी। अब जो 2026 की आपकी गाइडलाइन है ना, वो कहीं ना कहीं फाउंडेशन दे देती है, बता देती है कि आपको ऐसे बनानी है, उनकी पावर स्पेसिफाई हो जाती है। नेक्स्ट है NCERT लॉन्चेस प्रशस्त 2.0, अ न्यू डिजिटल टूल टू हेल्प आइडेंटिफाई स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज़ अर्ली। तो ये कैसे काम करता है, ये ना टीचर्स और जो भी स्कूल का स्टाफ है यूज़ कर सकते हैं, बड़ा सिंप्लीफाई सा आपका है। इसमें क्या है, आप स्क्रीन कर सकते हो, तो 21 ना टाइप ऑफ डिसेबिलिटीज़ बच्चे की स्क्रीन हो जाएगी, ठीक है, जो आपकी स्पेसिफाइड है अंडर राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट 2016। 2 लेवल पे असेसमेंट हो जाएगा, वो 2 स्टेप का असेसमेंट करोगे, इवैल्यूएट करो बच्चे को, आपको पता चल जाएगा किस तरह की डिसेबिलिटी है। उसमें आपको क्या फ़ायदा रहेगा, बच्चे को ना उसी तरह ही पढ़ा सकते हो, आपको पता रहेगा इसको कैसे टारगेटेड जो आपको डिलीवरी करनी है एजुकेशन की, वो कैसे करनी है। और ये आपके उडाइस प्लस और अपार जो कि आपके ऑलरेडी एजुकेशन डेटाबेसेस हैं उससे भी इंटीग्रेटेड रहेगा। सो अपार आपका बेसिकली क्या है, 1 नेशन 1 स्टूडेंट आईडी, जैसे हम पढ़ते हैं ना 1 नेशन 1 फार्मर आईडी, वैसे ही अपार में हर बच्चे को एक आईडी दी जाती है, उनका पूरा रिकॉर्ड उसमें रहता है। नेक्स्ट है इंडिया लॉन्चेस फर्स्ट नेशनल प्लान टू टैकल डायबिटीज़ मेलिटस इन चिल्ड्रन। देखो आजकल खाना पीना और बच्चे एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो डायबिटीज़ सोचो बच्चों में बढ़ रही है, जो आगे पहले 50-55 साल के लोगों को ऊपर होती थी। सो ये फर्स्ट टाइम है, ऐसे पूरा ऑफिशियल रूल्स उन्होंने बताए हैं कि कैसे करना है, और उन्होंने कहा है कि पूरा उन्होंने बताया कि न्यू बॉर्न से 18 साल के बच्चे हैं उनको आप टेस्ट कीजिए, और स्कूल्स में कम्युनिटी सेंटर्स में कहा गया कि इन बच्चों को आपको टेस्ट करना है, जितना अर्ली करोगे उतना उनके लिए देखो प्री डायबिटिक स्टेज पे ही रोक लेंगे तो हम बेटर हैं। देन पब्लिक हॉस्पिटल्स को में भी कहा गया कि आपको बिल्कुल फ्री केयर पैकेज रखना है बच्चों के लिए, जिसमें उनका टेस्टिंग और डायग्नोसिस, इंसुलिन थेरेपी हो सके फॉर लाइफ, एंड इक्विपमेंट टू मॉनिटर ब्लड शुगर लेवल्स। इन्होंने ना 40s बड़ा एक अच्छा फ्रेमवर्क है, ये याद रखिएगा। टाइप 1 डायबिटीज़ को जल्दी स्पॉट करने के लिए 40 फ्रेमवर्क दिया है, जिसमें आता है टॉयलेट, ये देखना कि बच्चा बार बार बाथरूम तो नहीं, वॉशरूम तो नहीं यूज़ करने जा रहा है। देन थर्स्टी, उसको ज़्यादा प्यास तो नहीं लग रही है, बहुत जल्दी बच्चा थक तो नहीं रहा है, और बहुत जल्दी पतला तो मतलब एकदम से भाई वेट लूज़ हो रहा है, तो इससे आपको पता लगता है कि हाँ बच्चे को हो सकता है डायबिटीज़ है, जाके उसका चेक करवाइए। नेक्स्ट है इंडिया टू होस्ट इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस समिट ऑन 1 एंड 2 जून 2026 इन न्यू दिल्ली। तो इसके लिए अभी जो हमारे मिनिस्टर हैं श्री भूपेंद्र यादव जी, उन्होंने वेबसाइट और लोगो लॉन्च कर दिया है आपका, और ये फर्स्ट इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस हो रही है, पहली समिट है। इसका थीम रहेगा सेव बिग कैट, सेव ह्यूमैनिटी, सेव इकोसिस्टम, और काफ़ी इसमें देखिए 95 बिग कैट रेंज कंट्रीज और 400 आपके पॉलिसी मेकर कंजर्वेशनिस्ट इसमें पार्ट लेंगे। चलिए ना अलायंस जान लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ना इंडिया में ना बेसिकली ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस, IBCA और CDRI, 3 अलायंसेज हैं वर्ल्ड के जो आपके हेडक्वार्टर्ड है इंडिया में, तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। तो ये क्या है, आपका मल्टी कंट्री मल्टी एजेंसी कोलिशन है बिग कैट्स को बचाने के लिए, और ये क्या है, इंडिया द्वारा ही पायलटेड है, और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अप्रैल 2023 में से लॉन्च किया था, जब आपकी प्रोजेक्ट टाइगर की 50th एनिवर्सरी थी। इसमें 7 प्रिंसिपल बिग कैट्स पर फोकस किया जाएगा, टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जैगवार एंड प्यूमा। और ये क्या है, ट्रीटी बेस्ड है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, तो ट्रीटी जो साइन करता है उसका मेंबर बनता जाता है, हेडक्वार्टर्ड है न्यू दिल्ली इंडिया में। तो क्या क्या इनके ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे, रिसोर्सेज लाना कंट्रीज़ के मिलके, जिससे हम ऑब्वियसली जो वल्नरेबल हैं, जो भी आपके ये स्पीशीज़ हैं, इनको बचा सके। नॉलेज आपस में शेयर करना, किस प्रोजेक्ट ने काम अच्छा किया, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर ने इंडिया में बहुत अच्छा किया तो हम बाकी कंट्रीज से भी शेयर करें। इलीगल ट्रेड इनका बंद करना, वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग को कंट्रोल करना, पोचिंग ना होने देना, साउथ साउथ कॉपरेशन, मतलब कि डेवलपिंग नेशन, साउथ साउथ मैंने हमेशा बताया डेवलपिंग नेशंस जब कॉपरेट करते हैं, सो आपस में कॉपरेट करें टू अलाइन कंजर्वेशन विद ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी गोल्स। और इंडिया ऑलरेडी देखिए इसमें $100 मिलियन का ग्रांट असिस्टेंस कमिट कर चुका है फॉर फर्स्ट 5 years, दैट इज़ फ्रॉम 23 to 28। नेक्स्ट है CSIR सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड रिसीव्ड इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स एंड एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स रिकॉग्निशन फॉर इनोवेटिव यूज़ ऑफ एंड ऑफ लाइफ प्लास्टिक एंड रोड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो मतलब उन्होंने प्लास्टिक कहते हैं ना कहाँ यूज़ होगा, तो रोड बनाने में यूज़ किया है। देन इनको किसके अंतर्गत मिला है, फर्स्ट रोड ब्लॉक सेक्शन कंस्ट्रक्टेड यूजिंग टेक्निकल टेक्सटाइल जियोसेल मेड फ्रॉम एंड ऑफ लाइफ प्लास्टिक।
ये जो टेक्नोलॉजी है ना बेसिकली आपके टेक्निकल टेक्सटाइल जियो सेल्स को यूज़ करता है। पिक्चर दिख रही है ना, ऐसे ये सेल्स बने होते हैं, ठीक है, हनीकॉम स्ट्रक्चर की तरह। इसमें मिट्टी भर दी जाती है, फिर ऊपर सड़क बनाते हैं। उससे क्या होता है, नीचे ना बहुत ना स्ट्रॉन्ग उसको फाउंडेशन मिल जाती है सड़क को, और प्लास्टिक भी यूज़ हो रहा है। सो टेक्नोलॉजी आपकी अभी सबसे पहला इसका ना सेक्शन बनाया गया है, ट्रायल सेक्शन DND फरीदाबाद KMP एक्सप्रेसवे में जून 11 2025 को बना दिया गया था। इसमें आपके बनाते हुए देखो इन दोनों एजेंसीज़ के सिवा आपके नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया का भी हेल्प लगा है। और देखो पूरा ना इसका इम्पैक्ट क्या, सर्कुलर इकोनॉमी है। हम कहते हैं ना प्लास्टिक यूज़ हुआ कहाँ आगे जाएगा, वेस्ट में आपके आ रहा है, पानी में कहते हैं, तो मतलब कहते हैं ना जब ह्यूमन एक्सटेंशन भी हो जाएगा तब भी आपको प्लास्टिक मिलेगा वर्ल्ड में। तो उसी को पूरी सर्कुलर इकोनॉमी, देखो सर्कुलर इकोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके लिए। खासकर ये ऐसा है कि एग्जाम में ना कहीं पे भी मेंशन जरूर करके आना, क्योंकि क्या हो रहा है इसका मतलब ये है कि किसी चीज़ को वेस्ट नहीं होने देना, उसको रिसाइकल हमें करना ही करना है, फिर से यूज़, उसी को सर्कुलर इकोनॉमी हम कहते हैं। नेक्स्ट है मीथेन अलर्ट एंड रिस्पॉन्स सिस्टम। तो ये क्या होता है, ये ना सैटेलाइट सिस्टम है एक, जो क्या होता है वो स्पॉट कर लेता है कि कौन सी जगहों से ना आपके लैंडफिल से या कहीं से भी बहुत ज़्यादा आपका निकल रही है मीथेन गैस। अब ये क्या है, ये जो सिस्टम है, रिस्पॉन्स सिस्टम है, इसमें ये कंट्रीज़ को हेल्प करता है ग्लोबल मीथेन प्लेज को मीट करने में। क्योंकि देखो मीथेन ना वर्ल्ड वाइड लेवल पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। तो प्लेज किया था कंट्रीज़ ने कि हम एटलीस्ट 30% तक कट करेंगे बाय द ईयर 2030। और इस प्रोग्राम को बेसिकली इस आपके मार्स सिस्टम को, मीथेन अलर्ट एंड रिस्पॉन्स सिस्टम को मैनेज करता है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। और ये आपका लॉन्च किया गया था COP27 क्लाइमेट समिट में। और मार्स क्या होता था, ओरिजिनली ना आपके मीथेन लीक्स ट्रैक करता था सिर्फ ऑयल और गैस कंपनीज के। अब ये कोल माइंस में से भी देखेगा, वेस्ट फैसिलिटीज़ में से भी देखेगा। क्यों ये बेसिकली, अब पता है यूज़ इसका नाम क्यों उठ रहा है, क्योंकि अभी याद है हमने पिछले दिनों यूज़ की थी, मुंबई में आपकी साइट आई है लैंडफिल, मतलब इंडिया के वर्ल्ड के टॉप 3 मीथेन एमिटर्स में से है। हम लोग न्यूज़ करते हैं ना बार बार मीथेन के आपके बढ़ते जा रहे हैं एमिशन, और इंडिया ने इवन की ट्रांसपेरेंटली सही भी नहीं बताया है अपने कमिटमेंट्स में UNFCCC को। उसके लिए ये ऑल द वे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया कि हम इस सिस्टम को अब यूज़ करें। नेक्स्ट है लिस्ट ऑफ आउटकम्स, स्टेट विजिट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ वियतनाम टू इंडिया। सो कैपिटल ऑफ वियतनाम आपका हनोई है, तो प्रेसिडेंट है उसके तो लाम, जो उन्होंने विजिट किया था इंडिया को। और अब जो दो नेशंस है ना उनकी पहले कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप होती थी, 2016 में आपकी साइन हुई थी। अब उन्होंने क्या कर लिया है, उसको एनहांस्ड कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप घोषित कर दिया है। अब इसमें क्या है आपका, उन्होंने बताया कि हम ट्रेड टारगेट अपना $25 बिलियन का अचीव करेंगे बाय 2030। एक स्ट्रैटेजिक डिप्लोमेसी डिफेंस डायलॉग भी बनाया जाएगा, दोनों कंट्रीज़ के बीच में डिफेंस के बारे में बातचीत करेंगे। देन वियतनाम ने इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव भी ज्वाइन किया है, और इवन की ये भी अनाउंस हुआ है कि इंडिया से ग्रेप्स एक्सपोर्ट होंगे वियतनाम, और वियतनाम अपना दूरियन जो है एक्सपोर्ट करेगा अब इंडिया में। और क्या है, मैन्यूस्क्रिप्ट प्रिजर्वेशन को लेकर भी आपके पूरी बातचीत हुई है। सो डिजिटाइजेशन ऑफ चार्म मैन्यूस्क्रिप्ट्स ऑफ इंडियन ओरिजिन प्रिजर्व्ड इन वियतनाम किया जाएगा। रिस्टोरेशन किया जाएगा एशियंट माइसन एंड नहान टावर टेम्पल्स ऑफ द चंपा सिविलाइजेशन। और डिफेंस में भी आपका 2+2 डायलॉग जो हमने ऊपर भी बात की है। सो इसको फास्ट ट्रैक भी, ये बेसिकली डायलॉग क्यों लाया गया है, टू फास्ट ट्रैक द 2024-2028 प्लान ऑफ एक्शन। चलिए MOUs मेजर देख लेते हैं। डिजिटल पेमेंट्स में RBI और स्टेट बैंक ऑफ वियतनाम के बीच में हुआ है। क्रॉस बॉर्डर QR पेमेंट्स में NPCI इंटरनेशनल और वियतनाम की नापास है उसके बीच में हुआ है, जिससे QR कोड दोनों कंट्रीज़ में चल पाए, क्रॉस बॉर्डर QR कोड्स। रेयर अर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें MOU साइन हुआ है IREL इंडिया लिमिटेड के बीच में एंड वियतनाम की ITRRE के बीच में। हेल्थ एंड फार्मा में CDSCO जो इंडिया की है और DAV वियतनाम, उनके बीच में हुआ है। टेक्नोलॉजी में हमारी जो मिनिस्ट्री है MITI और वियतनाम की मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बीच में कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम होगा 26 से 2030 के लिए। एजुकेशन में आपकी ICCR चेयर ऑफ इंडिया स्टडीज़ बनाई जाएगी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ डा नोंग, एंड नालंदा यूनिवर्सिटी और HCMA हनोई के बीच में भी MOU ट्रेनिंग के लिए साइन हुआ है। इसके साथ साथ आपकी ब्रिहन मुंबई म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन और हो चिन मिन सिटी के बीच में भी MOU अर्बन मैनेजमेंट के लिए साइन हुआ है। देखिए जितना याद रहता है रखिए, क्योंकि बहुत सारे MOUs कंट्रीज़ के साथ साइन होते हैं, पर आपको कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि किस कंट्री के साथ इस फील्ड में साइन हुआ है। नेक्स्ट है इंडिया एंड EU लॉन्च्ड 15.2 मिलियन यूरो जॉइंट इनिशिएटिव टू स्ट्रेंथन EV बैटरी रिसाइकलिंग अंडर द इंडिया EU ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल वर्किंग ग्रुप 2। तो आपको पता है हमारा मदर ऑफ ऑल FTAs बोलते हैं ना, उसी के अंतर्गत ये था, अब आगे उस पर काम चल रहा है।
चलिए, ये जो जॉइंट फंडिंग है यूरोपियन कमीशन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिलके देगी, और सर्कुलर कॉमन जो इकोनॉमी है अगेन बनाने के लिए सभी हो रहा है कि वी बैटरीज को हमें रिसाइकल करना है। देन दोनों कंट्रीज़ आपस में टेक्नोलॉजी एक्सचेंज करेगी। एक आपके स्टार्टअप्स के लिए मैच मेकिंग प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया जाएगा, जिससे स्टार्टअप्स आपके कोलैबोरेट कर पाएंगे जो भी रिकवरी कर रहे हैं रिसाइकलिंग यूनिट्स उनसे। सस्टेनेबल आपकी पूरी सप्लाई चेन बनाई जाएगी, एंड स्टैंडर्ड्स जो हैं वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स उन्हें फॉलो किया जाएगा। चलिए, जो आपका TTC वर्किंग ग्रुप 2 है ये क्या है, इसको ये बेसिकली जो वर्किंग ग्रुप 2 रहेगा ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज़ का, ये पूरा ओवरसी करेगा इस इनिशिएटिव पे। इंडिया की साइड से ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लीडिंग एजेंसीज रहेंगी। EU की तरफ से डायरेक्टोरेट जनरल फॉर रिसर्च एंड इनोवेशन देखेंगे। नेक्स्ट है ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइंस MOU विद फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की के साथ टू फॉस्टर एन एनेबलिंग इकोसिस्टम फॉर R&D। तो MOU डॉक्टर प्रीति बंसल जो आपके प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर ऑफिस से हैं, और श्री सुमित गुप्ता जो कि आपके डिप्यूटी सेक्रेटरी जनरल हैं फिक्की के, उनके बीच में हुआ है। देन USA लॉन्चेस प्रोजेक्ट फ्रीडम इन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। बेसिकली उन्होंने ज्वाइन किया कि क्यों लॉन्च किया है कि ना जो कमर्शियल शिप्स हैं आपके, हमें पता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के क्या हालात चल रहे हैं, बहुत टेंशन भरा एरिया USA और ईरान के बीच में, शिप्स को जाने नहीं दे रहे हैं। तो USA ने कहा है कि हम स्टेशन करेंगे अपने ट्रूप्स, शिप्स, सब कुछ कह रहे हैं हम स्टेशन करेंगे, उन्हें सेफ पैसेज वहाँ से देंगे। USA सेंट्रल कमांड जो है सेंटकॉम वो इसको देखेगा। नेक्स्ट है ADB introduced a new program called the Critical Minerals to Manufacturing Financing Partnership Facility। तो ये भी ना आपका 59th एनुअल मीटिंग जो उनकी समरकंद उज़्बेकिस्तान में हुई है वहीं लॉन्च हुई थी, जो हमने बाकी इनिशिएटिव्स देखे थे पिछली क्लासेस में उसी के साथ। अब ये ना पूरा फंड बनाएंगे, इसमें 2 विंडोज़ देंगे। ग्रांट विंडो, ये क्या है, ये ग्रांट्स दिए जाएंगे अर्ली स्टेजेस अगर कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट लगाता है उन कंट्रीज़ को, जिसमें कॉस्ट ऑफ रिसर्च, एनवायरमेंटल सेफ्टी चेक करना, टेक्निकल एडवाइस, ये सब कुछ रहेगा। देन कैटेलिटिक फाइनेंस विंडो, ये बेसिकली एक्स्ट्रा इन्वेस्टर्स को और ऊपर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए बनाया गया है। इट हेल्प शेयर द फाइनेंशियल रिस्क सो दैट अदर पार्टनर्स फील मोर कंफर्टेबल पुटिंग देयर मनी इनटू दीज मिनरल प्रोजेक्ट्स। और इसके साथ साथ ADP एक क्रिटिकल मिनरल्स डेटा बेस भी लॉन्च करेगी, जिसमें सारे जो है ना आपकी कंट्रीज़ हैं इंडो पैसिफिक, एशिया पैसिफिक की, वो आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करेगी और कोऑर्डिनेट करेगी कि हम कैसे बेटर कर सकते हैं इस फील्ड में। नेक्स्ट है श्री शशि शेखर वेमपति जी अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ CBFC यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। वही जो मूवीज़ पे करते नहीं है ये वाला सीन हटाओ वो, सो फॉर अ 3-year टर्म। इससे पहले श्री प्रसून जोशी जी थे और हमें पता है कि वो प्रसार भारती में चले गए, तो उनकी जगह श्री शशि शेखर वेमपति जी आए हैं। नेक्स्ट है कुमार मंगलम बिरला अपॉइंटेड एज नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ वोडाफोन आइडिया लिमिटेड, तो उन्होंने रिप्लेस किया रविंदर टक्कर जी को। नेक्स्ट 2026 BWF ऊबर कप विमेंस टाइटल इन हॉर्सेस डेनमार्क। इससे पहले देखिए आपका कल हमने थॉमस कप देखा था, वो मेंस टाइटल होता है, ऊबर कप आपका विमेंस टाइटल होता है। दोनों को BWF आपकी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ही कंडक्ट कराती है। तो जो विमेन टाइटल है ऊबर कप, उसमें विनर रहे हैं साउथ कोरिया, उन्होंने चाइना को डिफीट किया है, और सिल्वर चाइना को मिला है, ब्रॉन्ज आपके जापान एंड इंडोनेशिया को मिला है। लास्ट न्यूज़ है वर्ल्ड एजमा डे। ये देखिए आपके फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ मई को मनाया जाता है, इस साल ये May 5 होगा। इसे ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर एजमा ने एस्टैब्लिश किया था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक ये कोलैबोरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है। देन क्यों मनाया जाता है, ऑब्वियसली एजमा के अवेयरनेस के लिए कि कैसे इसे कंट्रोल करें, क्योंकि बहुत देखिए खतरनाक डिजीज़ है। सो फर्स्ट टाइम ये 1998 में आपका मनाया गया था। थीम है 2026 के लिए असेस टू एंटी इन्फ्लेमेटरी इनहेलर्स फॉर एवरीवन विद एजमा स्टिल एन अर्जेंट नीड।